स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे पार्कर सोलर प्रोब के रीसेंट इवेंट के बारे में। तो समझिए ये इवेंट क्या था। ये इवेंट ऐसा है कि टचिंग अपर सोलर एटमॉस्फेयर, यानी कि सन जो है, सन का आप ये जो देख रहे हैं, अगर इसको आप सरफेस मान लीजिए तो इसके इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर है। जैसे धरती का आपको सरफेस दिखता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर का मतलब है, शील्ड जैसा है, वैसे ही सन का भी है। तो ये इकलौता मतलब ह्यूमन मेड ऐसा ऑब्जेक्ट बना जो सन को छू के आस आया। तो हिसाब ये समझिए सोलर, तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि कहाँ पे वो शुरू है कहाँ पे खत्म होता है। तो उसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए एक सिस्टम है कि जहाँ पे सोलर विंड जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। मतलब अगर सोलर विंड इस जगह पे है तो ये बाहर अगर निकल जा रहा है तो यानी कि सन की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड उसे रोक नहीं पा रही है। जहाँ पे रोक पा रहा है उसे हम लोग एटमोसफेयर कहते हैं। जैसे समझिए कि अगर कोई पार्टिकल जैसे सन से एनर्जी निकलती है, धरती पे गिरता है, धरती का एटमॉस्फेयर लीव करता है, बाहर जाते रहते हैं। जैसे खासतौर पे हाइड्रोजन लाइट एलिमेंट्स ऐसे इवेपोरेट, मतलब इवेपोरेट कहना गलत होगा, मतलब ये लीच करता है स्पेस में। तो अगर हाइड्रोजन बाहर चला जा रहा है यानी धरती के ग्रेविटी के बाहर चला गया, धरती उसे नहीं पकड़ पा रहा है। लेकिन अगर आप बहुत नीचे आ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में कहाँ शुरू होता है, जहाँ पे वो ग्रिप बना हुआ है। तो ऐसे करके हिसाब लगाते हैं कि क्या सोलर विंड सीधे सीधे बाहर जा रहा है, यानी कि अभी भी आप सन के सरफेस एरिया, मतलब सन के इन्फ्लुएंस स्फीयर में नहीं आए। लेकिन अब देखिए सोलर विंड अब बार बार बाहर नहीं जा रहा है, वो एक जगह पर रुका हुआ है, तो यानी कि अब आप उसके एटमॉस्फेयर में आ गए हैं। तो इसे को कहा जाता है अल्वाइन क्रिटिकल सरफेस। तो ये थोड़ा सा मतलब समझिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, स्टडी किए हैं, लेकिन कभी कोई रियल डेटा नहीं था, क्योंकि एक ही स्टार तो है स्टडी करने के लिए, सन जिसके आसपास जा सकते थे। तो ये इकलौता सिस्टम बना जो ये किया, और ये हुआ था 28 अप्रैल 2021 में। ये थोड़ा पुराना चीज़ है, और इसका कहा जाएगा कि अराउंड 18.8 सोलर रेडियस, यानी सन को लीजिए, सन का रेडियस को, और उसको 18 बार लगाइए, 18.8 बार, तो उतना दूरी पे था। और बहुत जगह पे मिलियन किलोमीटर से बात है कि मिलियन किलोमीटर अगर मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आया कितना दूर है। तो मैं इसे सिंपल टर्म में बताऊंगा कि 43.5 लाइट सेकेंड तक गया था। तो उसको कंपेयर आप कैसे करेंगे? आप कंपेयर ऐसे कीजिए कि धरती मतलब सन से 8.3 मिनट्स की दूरी पे है, यानी कि 498 सेकंड लगता है सन से फोटॉन्स को निकल के लाइट स्पीड पे चलने पे। 498 सेकंड लगता है धरती पहुंचने में। ये सोलर प्रोब उस जगह पे है कि सूरज का फोटॉन्स अगर निकला तो वो उसको 43 सेकंड में पहुंच जाएगा। इससे आपको थोड़ा अंदाजा हो कि बहुत नज़दीक है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 मिनट की भी दूरी पे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका है। और ये आपको फुटेज आपको देखने को मिलेगा जो इसके साइड कैमरा से कैप्चर किए गए थे। तो ये इवेंट हुआ 28 को, आगे एक्सप्लेन करेंगे 28 को हुआ तो दिसंबर में हल्ला क्यों हो रहा है। तो इसका बिल्ड समझते हैं, क्योंकि ये बात बड़ी बात है कि आप एक्चुअली सन के लिए एक प्रोब बना और एक्चुअली सन में जाके सर्वाइव भी कर गया। ऐसा हुआ कैसे? तो यहाँ सुनिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में जब सन शील्ड बनाया जा रहा था, उसको सिर्फ फोटॉन्स से प्रॉब्लम था कि फोटॉन्स इधर से उधर ना जाके से, तो आप रिफ्लेक्ट कीजिए फोटॉन्स को, काम खत्म हो जाएगा। थैंकफुली हमारा सन हाई एनर्जी फोटॉन्स नहीं रिलीज करता है, बहुत मतलब करता है, ऐसा नहीं कि जीरो है, लेकिन बहुत कम करता है कंपेरेटिवली। हमारा सन ब्राइट, सबसे ब्राइट है आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, ऑप्टिकल में थोड़ा सा ब्राइट है, और एक्सरे और गामा में बहुत कम है। तो इसका ये होता है कि अगर आप बहुत दूर आ जाते हैं, जैसे धरती की दूरी पे आ जाते हैं, 8 लाइट मिनट की दूरी पे आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट एक्सरे और गामा रे बहुत कम हो जाता है। तो वो सब फोटॉन्स को आप नहीं रोक सकते, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ इंफ्रारेड को आप रोक देते हैं तो आप ठंडा हो जाते हैं। तो ये जेम्स वेब के साथ हुआ। ये तो सन के बगल में घुस जा रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है कि फोटॉन्स बहुत हाई एनर्जी का रहेगा, क्योंकि बात सही है कि एक्सरे और गामा रेज बहुत कम है, लेकिन जीरो नहीं है अभी भी। और प्लस फोटॉन्स ही खूब सारा है, खूब सारा। इनवर्स स्क्वायर लॉ के कारण आप जैसे 100 वाट का अगर यहाँ एनर्जी है, तो आप उससे दूर आते हैं 1 मीटर, तो आपको मान लीजिए 10 मिल रहा है, तो दूसरा जाएंगे तो वो आधा वाट भी नहीं मिलने वाला। ये इन्वर्स स्क्वायर में ड्रॉप करता है, तो इसीलिए दूरी पे बहुत पावरफुल स्टार भी बहुत डिम हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे बगल जाने दें तो ये उसका उल्टा चल रहा है कि आप यहाँ सोच रहे हैं 500 वाट का आपको गर्मी लग रहा है, यहाँ पे 1000 का लगेगा, नहीं, यहाँ पे 5000 का लगेगा, ये क्यूब में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो फोटॉन्स की डेंसिटी फ्लक्स बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत एनर्जेटिक फोटॉन्स इस पर भिड़ रहे हैं। प्लस वो तो ठीक है, फोटॉन्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर पार्टिकल्स भी आ रहा है। अब ये थोड़ा तिगड़म वाला बात है। पार्टिकल्स का मतलब समझिए, एक तरह से हवा उस पर लग रहा है। कौन सा हवा? सोलर विंड। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि यहाँ पे आप पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। कौन पार्टिकल्स की? आप रेडियो एक्टिव पार्टिकल जैसा समझ लीजिए, वैसे बात कर रहे हैं, जैसे कि हीलियम का न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन। तो ये सब का एक विंड निकल रहा है सन से, जो सीधा सीधा भिड़ रहा है, मतलब सीधे फोटॉन्स नहीं है, फोटॉन्स है बहुत है, और उसके साथ एक हवा भी निकल रहा है जो आपको गर्म करेगा। तो यहाँ पे आपके साथ कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये सब भी आपके लिए इशू बन जाता है। सिर्फ रेडिएशन नहीं है,
कंडक्शन है, मतलब लिटरली कोई चीज़ आके आपके मतलब मॉलिक्यूल्स आके आपके हीट शील्ड को इंटरेक्ट करेंगे, उसमें गर्मी डाल देंगे। तो ये बहुत बड़ा समस्या है, इसीलिए इस पर जेम्स वेब जैसा लॉजिक नहीं लगा सकते। इसको मतलब थोड़ा सा थर्मल शील्ड अलग तरीके से बनाना है। तो इसका शील्ड है 2.3 मीटर वाइड है और 11 सेंटीमीटर्स, मतलब समझिए 12 सेंटीमीटर का आप जो रूलर खरीदते हो उससे थोड़ा सा ही पतला समझ लीजिए है। तो इसे बनाया कैसे गया, ये शील्ड है। तो ये शील्ड बनाया कैसे गया, तो शील्ड बनाया गया है, इसमें शील्ड में एक सैंडविच मटेरियल है, एक साइड में है, मतलब दोनों साइड में कहिए कार्बन कार्बन प्लेट है, ठीक है। सैंडविच मटेरियल है, कार्बन कार्बन प्लेट दोनों साइड में, अब बहुत पतला है, कुछ मिलीमीटर जितना पतला है। और एक साइड जो सन को फेस करेगा उसको व्हाइट कोटिंग व्हाइट अलुमिना से किया गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक रेजिस्टेंट का नाम ऐसा समझिए कि काफ़ी रोबस्ट मटेरियल होता है अलुमिना, व्हाइट अलुमिना का फायदा ये होता है कि ये सब चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। अब बोलेंगे सिल्वर क्यों नहीं, की बात यह है कि अगर आप गोल्ड कोटिंग करते कि इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट करो, वो इंफ्रारेड तो करता लेकिन बाकी सबको अंदर आने देता। अगर आप सिल्वर करते हो, सिल्वर फोटोन को आने देता तो इंफ्रारेड को नहीं करता, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रावायलेट को भी अगर रिफ्लेक्ट करना है तो व्हाइट अलुमिना जो है थोड़ा ज़्यादा बेटर, मतलब किसी को भी ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं करता लेकिन ज़्यादा बड़ा कवरेज देता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ज़्यादा बड़ा एरिया को रिजेक्ट कर देता है। तो ये समझिए व्हाइट पेंट जैसा काम कर रहा है, जो तगड़ा पेंट है, लेकिन वो गर्म बहुत होगा। तो वो गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके पीछे का चीज़ अगर पिघल जाए तो फायदा क्या है, तो वो कार्बन कार्बन प्लेट बर्दाश्त करता है। कार्बन कार्बन प्लेट समझिए स्पेस शटल में री एंट्री के दरमियान विंग के लीडिंग एज में लगाया जाता था। काफ़ी मतलब टेम्परेचर के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं, बहुत गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। तो ये किया जा रहा है। अब इसके बाद ये हो गया एक साइड का परत, फिर दूसरे साइड है इसका कार्बन कार्बन फोम। तो ये फोम जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाता है, ये बात समझिए, और इसे वैक्यूम में भी ऑपरेट किया जा चुका है, तो पता है कि ये एक्चुअली कर पाएगा। तो सैंडविच देखिए, आपने पहले लिया व्हाइट अलुमिना का एक पेंट लेयर लगाया, वो पेंट लेयर लगाया आपने कार्बन कार्बन प्लेट पे, फिर उसके बाद है आपका कार्बन फोम, फिर एक ठो कार्बन प्लेट है जिस पे आपकी पूरा शिप माउंट किया जाएगा। तो ये किया जा रहा है। अब रहा बात कि ये जब सूरज के नज़दीक जाएगा, मतलब जो सबसे क्लोज अप्रोच ये कर रहे हैं, उस दरमियान सन साइड में, यानी कि जो साइड सूरज को देख रहा है वो 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए, जो कि काफ़ी गर्म है। मतलब मेटल तो बहुत सारे मेटल तो इसमें सीधे गायब हो जाएंगे। तो ये बहुत टेम्परेचर, और प्लस बता रहे हैं सिर्फ फोटॉन्स की गर्मी नहीं है, आपके पास पार्टिकल्स है, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल्स आके भिड़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बात है, इसीलिए कार्बन का फोम का इतना थिक लेयर दिया है ताकि वो धीरे, मतलब जो थर्मल क्रीपेज है वो लगभग ज़ीरो रहे। तो वो एक साइड भिड़ता है, लेकिन दूसरे साइड कितना ठंडा रहेगा, दूसरे साइड वो 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो समझ लीजिए कि वो 1000 डिग्री सेल्सियस का गर्मी वो बर्दाश्त करके संभाल लिया कि भैया 1000 डिग्री सेल्सियस हम नीचे करते हैं। अब आप बोलोगे 300 डिग्री में कौन सा इंस्ट्रूमेंट चलेगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। बात सही है। तो इसको जब बनाया गया है तो इसमें जो स्ट्रक्चर है, जो मेन चीज़ है वो है टाइटेनियम ट्रस किया गया है, यानी कि टाइटेनियम से इसके ट्यूब बनाए गए हैं, सारा चीज़ टाइटेनियम किया गया है। और ऐसा क्यों, बात है कि जनरली स्टील इस्तेमाल करते हैं या एल्यूमिनियम करते हैं। अब बात है कि स्टील बहुत कंडक्टिव नहीं होता है, लेकिन एल्यूमिनियम बहुत कंडक्टिव होता है। एल्यूमिनियम करते तो वो मतलब 300 डिग्री सेल्सियस का हीट समझिए वो पाइप से ही पूरा शिप में डाल देता, मतलब पूरा प्रोप्स में ही पाइप के चलते पाइप रेडिएटर जैसे गरम गरम हो जाता। तो वो तो अच्छी बात है नहीं। तो स्टील क्यों नहीं इस्तेमाल किया, स्टील भारी बहुत हो जाता है तो गर्म धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर एक बार गर्म हो जाता तो बहुत देर तक गर्म ही रिलीज करता रहता है। और उससे भी बेटर ऑप्शन है टाइटेनियम। टाइटेनियम क्योंकि 1/4 कंडक्शन होता है उसका थर्मल में। तो अगर मान लीजिए 1 मेगावाट की एनर्जी एक पॉइंट पे पड़ रहा है, जिस जगह पे वो प्लैंक को छू रहा है, बहुत देर लगेगा उसको गर्मी को पूरा शिप में सिंक होने के लिए। तो इसीलिए टाइटेनियम चुना गया, ताकि वो जो गर्मी हीट शील्ड में है, हीट शील्ड से बॉडी में कंडक्ट होने में बहुत धीरे रहेगा, और ये स्ट्रक्चर में खुद ब खुद मतलब थोड़ा सा एक लेयर इंसुलेशन जैसा काम करे। फिर इसके बाद हाई टेम्परेचर ब्लैंकेट लगाया गया है, यानी जितना भी चीज़ दिख रहा है आपको, देख रहा है थोड़ा रैप जैसा क्यों किया हुआ है, कारण वो हाई टेम्परेचर ब्लैंकेट है। वो सारा ब्लैंकेट का काम होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस को लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक उतारना। तो समझिए एक का काम है 1000 डिग्री से ठंडा कर दिया, टाइटेनियम वाले का काम है कि स्ट्रक्चर टिकाऊ रहे हाई टेम्परेचर में, और फिर ब्लैंकेट का काम है कि भैया 300 को हम मैनेजेबल बना देते 30 डिग्री पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर सकते हैं बल्ले बल्ले। ऐसे किया जा रहा है। और फिर रहा बात कि इसको पावर कैसे देंगे, तो पावर देने के लिए इसमें सोलर पैनल है। सोलर पैनल का दो कन्फिग्रेशन है, पूरा खुला हुआ जब ये दूर जाता है सूरज से, और जब सूरज के पास जाने लगता है तो फोल्ड कर लेता है, और उसमें सिर्फ छोटा सा एरिया पैनल का एक्सपोज करता है, तो वो तुरंत भूंज जाएगा, तुरंत जल जाएगा। तो उसको ठंडा रखने के लिए टाइटेनियम का पैनल है, उसमें माइक्रो चैनल एच किया गया है पानी के लिए। डी आयनाइज्ड वाटर, मतलब समझिए डिस्टिल वाटर जो आप डालते हैं वही है डी आयनाइज्ड वाटर, और उस वाटर को इस तरह के रेडिएटर में घुमा के फोटॉन्स के माध्यम से एनर्जी डंप किया जाता है, तभी जाके पैनल टिक पाता है। और पैनल बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं है, 300 वाट्स के आसपास समझ लीजिए। तो यही इसका बिल्ड है। इतना सारा तीड़म लगा तब जाके ये ऐसा बना कि सन के अपर एटमॉस्फेयर को छू के निकल जाए बिना सुहा हुए। अब बात करते हैं इसका ऑर्बिट समझने का। तो इसका ऑर्बिट जो है थोड़ा सा तिगड़म वाला है। आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कंटिन्यूसली ऑर्बिट नहीं कर सकता, यानी कि अगर आप ऐसा बना लिया और इसको आप ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली घुमाएंगे स्वाहा हो जाएगा। ये
इंजीनियर्स को भी पता था कि जैसे मतलब टाइटेनियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो धीरे धीरे कंडक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कंडक्ट नहीं कर रहा, धीरे धीरे तो वो भी ओवरवेलम हो जाएगा। तो हिसाब ये है कि हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट चुना गया, कि यानी कि सन के बहुत पास जाए लेकिन सन से बहुत दूर ले भी जाए। तो बहुत दूर क्यों ले जाना चाहता है? ताकि वो ठंडा हो जाए, कि भाई ठीक है ओवर हीट हुआ ठंडा हो जाओ, ओवर हीट हुआ ठंडा हो जाओ। तो ऐसे करके उसका ऑर्बिट का फायदा उठा रहे हैं। और उसका दूसरा भी फायदा है, तो ये ऑर्बिट जो है 88 डेज का है, बहुत इलेप्टिक, मतलब एकदम अंडा जैसे समझ लीजिए। और ये जब सन के पास आता है, मतलब जहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का काम स्टार्ट होता है कि ठीक है आप सन को आप स्टडी करो, वो 11.6 डेज में ख़त्म कर लेता है, मतलब 11 दिन तक का ही इसका एक्सपोजर रहता है। और ये स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, ये मतलब इनका ऑसिलेशन वाला डायग्राम है कि कैसे कैसे ये स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली बार जो ये इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए थे तो 11.6 है, और इनका जो है कि 7 ईयर्स के बाद जो होगा वो 9.6 डेज में ही उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि स्पीड जो है ये धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। इनका स्पीड अब मतलब समझिए स्टार्ट हुआ था करीब 90 किलोमीटर पर सेकंड पे, और इनका टारगेट स्पीड है, जो फाइनल स्पीड होना चाहते हैं वो है 200 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी 198 के आसपास इनका टारगेट है, किलोमीटर पर सेकंड पे चलेंगे। ये फास्टेस्ट हो जाएगा, अभी ऑलरेडी फास्टेस्ट है और ये और फास्ट होते 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 और फास्ट चला जाएगा। और यहाँ पे समझिए ये स्पीड कैसे बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रही है वीनस का इस्तेमाल करके। ये बार बार वीनस से फ्लाईओवर ले रहे हैं, हर एक बार ये वीनस को नहीं, क्योंकि मतलब वीनस का ईयर जो है मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, 88 डेज का ईयर नहीं है उसका, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो देखिए एक लॉन्च किया तुरंत वीनस का लिया, फिर वीनस का लिया, फिर वीनस का लिया, वीनस का लिया, वीनस का लिया, फिर वीनस का लेगा, फिर वीनस का लेगा, ऐसे ऐसे करके 7 फ्लाई बाय है। और हर फ्लाई बाय के बाद ये इसका मतलब ऑर्बिट समझिए और टाइट हो जाएगा, सन की तरफ जाने का स्पीड बढ़ जाएगा, और लेकिन दूरी घटते चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके ये धड़ 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 करके स्पीड बढ़ाएंगे। और ये पहली बार था मैंने किसी ग्राफ में गीगा मीटर्स देखा था, क्योंकि मतलब जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं किलोमीटर और या मिलियन किलोमीटर, बिलियन किलोमीटर, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ऐसा भी होता है कि गीगा मीटर इस्तेमाल किया जाता है। और टेक्निकली सेंस बनता है कि आइस मतलब समझिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स में गीगा का मतलब वही है, गीगा है, किलो है, ऐसा सब करके है। लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ कि किलो के ऊपर वाला यूनिट इस्तेमाल किया गया है, गीगा मीटर्स। तो यही समझिए। और ये जो आप नीला नीला टुक देख रहे हैं, ये टुक है जो सन के पास से ऑर्बिट करके निकल रहा है। तो इस तरह का समझिए ऑसिलेशन करते जा रहे हैं, और दूरी जो है घटाते चले जा रहे हैं, घटाते चले जा रहे हैं, घटाते चले जा रहे हैं, ताकि सन को ऑलमोस्ट जो 9.6 किलोमीटर वो बहुत नज़दीक चले जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा स्लॉपीनेस है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपने कर लिया, लेकिन एक होता है कि फोटोन प्रेशर कितना पड़ रहा है, और इस तरह के इन्वायरमेंट को हम लोग स्टडी नहीं किए, तो गेस है। और जब जाएगा तभी जाके एंड में इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे कि एक्चुअली कितना नज़दीक तक जा चुके थे। तो ऑर्बिट वही समझ लीजिए, तिगड़म वाला ऑर्बिट इसीलिए दिया गया था पहले। अगर ये पूरा कंटिन्यूसली ऑर्बिट करने की कोशिश किया सन थोड़ा देर से, लेकिन भूंज देगा इसको, मतलब 15-20 दिन बाद ये बोलेगा भाई हम चले हम चले हम चले। तो इसीलिए कोशिश किया गया बहुत कम हो, और उसका कमी बढ़ाते रहे, जितनी जितनी उस स्पीड ये मतलब समझिए दूरी घटते जा रहा है, उसका टाइमिंग एक्सपोजर टाइम भी घटाते जा रहे हैं, ताकि सेंसर सब टिका रहे। तो यही इसका ऑर्बिट है। अब बात करते हैं इसको गाइड कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये समझिए कि इसमें सबसे बड़ा तिकड़म ये है कि ये जो शील्ड है, पूरा चीज़ शील्ड के शैडो के अंदर होना चाहिए हर हालत में। ये सारा इक्विपमेंट गलती से भी सूरज को नहीं दिखे, क्योंकि जितना दूरी पे है सूरज सीधे पिघला देगा, सीधे सीधे। मतलब देखा टाइटेनियम भले टिक जाए थोड़ा देर के लिए, लेकिन जैसे ही बाकी सब जगह ब्लैंकेट स्वाहा, मतलब रेडियो गेन एंटीना स्वाहा, सीधे सीधे स्वाहा कर देगा। तो ये पूरी तरह से ऐसा इसीलिए कॉनिकल शेप में बनाया गया है कि हर हालत में इसके शैडो के अंदर ही रहे। तो इसको मेंटेन कैसे करेंगे, मतलब हर तरफ आप समझ रहे हैं सूरज किधर है, उसके हिसाब से आपको ओरिएंटेशन करना है। तो ओरिएंटेशन करने का मेन काम है रिएक्शन व्हील का। 3 प्राइमरी रिएक्शन होते हैं XYZ, और एक ठो बैकअप है कि अगर कोई खराब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो वो करेंगे। फिर उसके बाद इसमें मोनोप्रोपेलेंट हाइड्रोजन थ्रस्टर्स, जो आप थ्रस्टर्स देख रहे हैं ब्लू, ये मतलब रेड एरोस का, ये थ्रस्टर का काम है कि अगर आप जायरोस्कोप इस्तेमाल करते हैं उसका एक लिमिट है, अगर वो सैचुरेट हो गया तो वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि RPM आप एक हद तक बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यूसली नहीं बढ़ा सकते। तो बात है कि जब RPM बहुत बढ़ गया है और सैचुरेशन होने पे आ रहा है कि भाई अब हम और RPM नहीं बढ़ा सकते, और लेकिन आपको अभी भी शिप मोड़ना है, तो आप थ्रस्टर से चालू करेंगे और RPM इसका घटाना शुरू करें, ताकि वो सेफ रेंज के अंदर आ जाए, जिसे हम लोग कहते हैं डीसैचुरेटिंग। ये हर चीज़ के साथ करना पड़ता है, खासकर जो चीज़ को बहुत आगे पीछे मूव करना रहता है। तो इसीलिए इसमें मोनोप्रोपेलेंट है। और ये समझिए कि इसका ये सीरियस लिमिटेशन है, जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का लिमिट है कि उसका फ्यूल खत्म होगा वो स्वाहा हो जाएगा। इसका भी वही है कि मान लीजिए पूरा इक्विपमेंट ज्यों का त्यों सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन प्रोपेलेंट खत्म हो गया तो इसे रिटायर करना पड़ जाएगा, क्योंकि बिना प्रोपेलेंट के ये जो आपका रिएक्शन व्हील है वो सन के पास मेंटेन नहीं कर पाएगा, और मेंटेन नहीं कर पाएगा थोड़ा सा भी, ये 1-2 डिग्री का भी ऑफसेट हुआ स्वाहा हो जाएगा सीधे। तो ये इसका सीरियस लिमिटेशन है कि मतलब फ्यूल जब तक है बल्ले बल्ले, फ्यूल खत्म हुआ
चले जाएंगे। और इनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये इतना दूर है धरती से, यानी 8 लाइट मिनट की दूरी पे है, तो ये 100% ऑटोनोमस है, यानी कि इसमें कोई रेडियो इनपुट नहीं होता। ये जैसे ही 25 मतलब समझिए 0.25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के पास पहुंचता है, ये सारा धरती से कम्युनिकेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, इसको कोई नहीं लोड नहीं लेना है। इस टाइम ये पूरा फोकस करता है कि पहला सन शील्ड हमेशा एकदम परफेक्ट रहे, फिर सारा इंस्ट्रूमेंट को ये खुद ही चलाता है, और ओरिएंटेशन मैनेज करने का काम ये खुद ब खुद करता है। हर चीज़ ये खुद ब खुद करता है। जैसे ही ये 0.25 जहाँ पे मतलब समझिए सोलर पैनल डिप्लॉय हो जाता है, मतलब डिप्लॉय कहना करता है, कोलैप्स करता है। पहले तो जैसे आप दूर जाते हो बड़ा सोलर पैनल खुलता है, और जैसे नज़दीक आने छोटा सा हिस्सा खोलता है। तो वो जैसे डिप्लॉय कर दिया, काम खत्म, धरती से बात नहीं करना है, अब सीधे सीधे सारा काम ये खुद ब खुद करता है। डेटा कलेक्ट करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना, हर चीज़ वो करता है। और जैसे ही वो 11 डेज़ का वो जो मतलब सन का क्लोज बाय है, फ्लाई बाय समझ लीजिए, वो फ्लाई बाय खत्म होता है, वो तब धरती में वापस डेटा भेजना शुरू करता है। तो ये इसका समझ लीजिए कि ये जब तक धरती से बाहर ये मतलब सन के क्लोज रेडिएशन जोन से बाहर निकलता है 11 दिन बाद, तभी ये डेटा डाउनलिंक शुरू करता है, और डेटा बहुत धीरे धीरे डाउनलिंक करता है। तो इसीलिए इसमें आप अप्रैल का चीज़ अब सुन रहे हैं, कारण यही है कि अभी भी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक और उसका फ्लाई बाय हो चुका है, लेकिन उसका फ्लाई बाय समझिए 80-90 दिन बाद फिर से आएगा। कारण वही है कि इसका मतलब जिस टाइम वो सन के पास से गुजर रहा है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और वो चूँकि सनशील्ड हमेशा हर हालत में ऐसा जगह पर होना चाहिए कि पूरा स्पेस क्राफ्ट उसका शैडो में हो। कई बार होता है कि एंटीना सनशील्ड के थ्रू उसको सिग्नल भेजना पड़े, वो तो होगा नहीं। और प्लस जब वो सन के इतना नज़दीक है, सन से जो रेडियो एक्टिव नॉइज़ निकल रहा है, सन में काफ़ी मतलब समझिए अगर आप रेडार से देखेंगे सन चमकने लगेगा रेडार में, तो क्योंकि उससे रेडियो वेव्स सीधा सीधा निकल रहा है, तो वो सिग्नल खो जाता है नॉइज़ में, तो इसीलिए यहाँ कोई फ़ायदा भी नहीं है कम्युनिकेट करने का। तो साइंस मोड में ये कम्युनिकेशन काट देता है। फिर जब बाहर निकलता है कि नहीं अब मैं डीप स्पेस नेटवर्क से बात कर सकता हूँ, तब जाके ये करता है। इसीलिए इसमें एक डिले है, मतलब ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि अभी मतलब समझिए गया और आपको 5 मिनट बाद पता चलेगा या 8 मिनट बाद पता चलेगा, नहीं, वो हो गया, वो ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, फिर दूसरी तरफ आएगा, फिर डाउनलिंक स्टार्ट करेगा, तब जाके धीरे धीरे डेटा आपके पास डंप होगा, फिर आप उसको प्रोसेस करोगे, फिर आप पब्लिक को बताओगे। इसीलिए इसमें उतना डिले है कि अप्रैल का चीज़ दिसंबर में हल्ला होता है। तो बात करते हैं, ये एक सक्सेसफुल मिशन हो चुका है, अभी इसमें लाइफ बचा हुआ है, लेकिन ये सक्सेसफुल माना जा चुका है। कारण ये है कि जिस तरह का जितना भी चीज़ प्रिडिक्ट किया गया था कि हम ऐसे बनाएंगे ऐसे करेंगे, वो सारा काम करने लगा। मतलब प्रिडिक्शन के हिसाब से इनका सारा मतलब कि हम ऐसा सनशील्ड बनाएंगे, ऐसे करके उसको ओरिएंट करेंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर लिखेंगे जो खुद ब खुद इसको ओरिएंट करता है, वो सब सक्सेसफुली काम कर लिया। और अभी तक मतलब अभी तक तो हम लोग फाइनल अप्रोच में भी नहीं है, और अभी बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं, और बहुत सारा चीज़ प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि मैंने बताया डेटा निकाला जा रहा है, और डेटा को बैकग्राउंड में सब लोग क्रंच कर रहे हैं। तो इससे ये एक तो बहुत कॉमन चीज़ पता चला था कि इसमें सोलर विंड्स में किंक होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बेंड कर जाता है। ये नहीं पता था किसी को कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। मैं मतलब आप जान रहे हो रिएक्टर है, रिएक्टर से सोलर विंड निकल रहा है, तो उल्टा क्यों घूम रहा है। तो इसके बाद पता चला कि ये है, अब आप सॉल्व करो कि क्यों है। फिर अल्फन वेव्स को भी ये एक तौर का मतलब समझिए थोड़ा सा सपोर्ट किया कि लीडिंग कैंडिडेट बन गया है कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम का, यानी कि कोरोना का जो है टेम्परेचर सरफेस से ज़्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको समझना होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा, ये बात एकदम सही है, उसका हीट ज़्यादा नहीं है। तो बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये समझिए कि जैसे आप लोग वाट के बारे में बात करते हैं कि 1 किलोवाट हो गया, 2 किलोवाट, तो उसमें दो चीज़ होता है, एम्प्स वर्सेस वोल्टेज। तो टेम्परेचर को आप वोल्टेज समझ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है वहाँ बहुत ज़्यादा एम्प हो। तो वैसे समझिए कोरोनल स्फीयर का जो सिचुएशन है वो ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्या उसमें उतना जूल्स है कि मतलब जैसे मान लीजिए आप लेड का कोई कटोरी ले आए वो मेल्ट कर जाएगा, नहीं, वैसा नहीं है। टेम्परेचर बहुत हाई है, हीट कम है, हीट जो इनर स्फीयर है उसमें हीट ज़्यादा है। तो लेकिन फिर भी एक बात होता है कि उतना टेम्परेचर आ कहाँ से गया, जब आपका सरफेस है जो मेन एनर्जी डंपिंग मैकेनिज्म है सूरज का, वो उतना हीट नहीं जा रहा, तो आप कैसे उस टेम्परेचर के ऊपर आप स्टेबलाइजर कहाँ से लगा दिए कि मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ से आ गया। तो यही अल्फाइन वेव्स का भी कैंडिडेट के तौर पर माना जाता है, क्योंकि ये सन के पास जाके डेटा कलेक्ट करके दिया है, तो उस डेटा के हिसाब से मैथमेटिक्स वही बन रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड्स में बहुत सारे किंग्स हैं, और वो सब किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, स्ट्रेस प्लाज्मा के साथ रिएक्ट करता है, उसका आउटपुट होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाता है। मतलब टेम्परेचर आपका सन का सरफेस का टेम्परेचर मान लीजिए 4000-5000 डिग्री सेल्सियस है, ये जान जी 10,000-20,000 डिग्री सेल्सियस भाग जाता है। एक्चुअली उतना ज़्यादा नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि इसीलिए मतलब जो सन है उससे ज़्यादा टेम्परेचर भाग जाता है, लेकिन हीट उतना ज़्यादा नहीं है। तो मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जब हीट आपका सन से आ रहा है तो आप सन से ज़्यादा हीट तो नहीं ला सकते ना, भले वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, एम्प्स घट जाएगा। और इसीलिए आप खुद ही सोच लेना कि कोरोना स्फीयर में जब आपका प्रोब जा चुका है तो प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हुआ। कारण वही था कि वहाँ डेंसिटी बहुत कम होता है, मतलब एक तरह समझिए वैक्यूम से ही गुजर रहा है वो। और इसमें मतलब काफ़ी लोगों का मैथमेटिकल एनालिसिस था कि एक सन के आसपास एक स्फीयर है जिसमें कॉस्मिक डस्ट फ्री जोन है, यानी कि सन का फोटोन प्रेशर इस स्फीयर के अंदर इतना ज़्यादा है कि मतलब जिसे हम लोग कह रहे हैं अभी मैथमेटिकल गैस है इस
प्रोब मिशन के बाद पता चला 18.7 लाइट सेकंड का कि वो स्फीयर आप लीजिए, मतलब सन लीजिए, 18 पॉइंट मतलब समझ लीजिए 19 लाइट सेकंड का आप एक स्फीयर बनाइए, उस स्फीयर के अंदर एक ज़रा भी डस्ट नहीं है, क्योंकि सन उसे सीधे ठेल के निकाल देता है कि भैया डस्ट इसके अंदर नहीं घुसना है। सन से सोलर विंड निकलता रहेगा लेकिन डस्ट एक भी पार्टिकल नहीं आएगा अंदर। तो ये भी क्लियर हो रहा है। तो अभी बहुत सारा चीज़ है, मतलब बहुत सारे टेलीस्कोप में भी अब दिख रहा है कि पार्कर प्रोब स्विंग से ऐसे उसके सामने से गुजरा। तो ये मिशन सक्सेसफुल माना जा रहा है और सब लोगों को उम्मीद है, जितना हम लोग को डेटा मिल रहा है, कि ये प्रोब में जान है और हम लोग जो टारगेट किए हैं कि 7 साल तक का मिशन करेगा वो कर ही लेगा। तो ये एक अच्छा सक्सेसफुल, मतलब ठीक ठाक बजट में, ठीक ठाक टाइमलाइन पे सब चीज़ ठीक ठाक किया गया और ऐसा ऐसा चीज़ सीखने को मिल रहा है जिसके पास कोई और डेटा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली सन को समझेंगे तभी आप सोलर कोरोनल मास इजेक्शन समझेंगे, जब कोरोनल मास इजेक्शन समझेंगे तभी आप समझेंगे सोलर विंड धरती का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तभी आप फ्यूचर जनरेशन को सेफ रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सोलर विंड नहीं समझते, कोरोनल मास इजेक्शन नहीं समझते, कल को सर सूर्य का मूड हो गया कि छींक दिए, पूरा का पूरा प्लेनेट स्वाहा हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये औजार बहुत अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट छू के डेटा निकाल के दे रहा है और अभी और बार ये अंदर घुसेगा, कोरोना स्फीयर के अंदर घुसेगा और डिटेल निकालेगा और डेटा हम लोग को देगा। तो ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल मिशन रहा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कोरोनल मास इजेक्शन बोलने वाला था, पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि 2 बार दबाइए या 3 बार दबाइए, आपकी मर्जी। आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।